हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। ग्लैंस एकेडमी के द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 को टारगेट करते हुए घटना चक्र 2022 की कंप्लीट सीरीज़ को शुरू किया गया है, जिसमें हमारी पहली सीरीज साइंस की ऑलरेडी चल रही है प्लेटफॉर्म पर, जिसमें फिजिक्स के एमसीक्यूज़ कराए जा रहे हैं निशा मैम के द्वारा, और साथ ही साथ हिस्ट्री की भी सीरीज चलाई जा चुकी है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। और आज हम इसी सीरीज़ में हम तीसरी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, भारत का भूगोल या सामान्य भूगोल, जिसमें आप देखेंगे 1990 से 2022 तक के सभी एमसीक्यूज शामिल हैं, जितने भी यूपी पीसीएस, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही साथ यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उनको भी शामिल किया गया है। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारत का भूगोल। जब उसको हम कंप्लीट करेंगे तो साथ में हम विश्व का भूगोल भी पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय जो भूगोल है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में, प्री में, मेंस में, इसलिए ये बहुत बड़ा रोल आपके लिए प्ले करेगा। तो चलिए हम इसी सीरीज में हमने तीसरे सब्जेक्ट की शुरुआत की है, भारतीय भूगोल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। अब हम देखेंगे सबसे पहले भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में भी हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, यानी कि सामान्य परिचय के रूप में अगर हम देखेंगे तो क्षेत्रफल की पहले हम बात करेंगे कि हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है। और इस पे देखिए आप थोड़े से नोट्स दिए हुए हैं, फुट नोट जिसको हम कह सकते हैं, ताकि आप इसको पढ़ लेंगे तो आगे एमसीक्यू जो हम करेंगे तो उसमें सहूलियत रहेगी आपको। देखिए भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित होता है और वो भी दक्षिण एशियाई देश होता है। अगर हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में कौन से स्तर पर है तो दक्षिण एशियाई देश होता है। और अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला, क्योंकि हमारे भारत का कुछ आकार जो है वो चतुष्कोणीय दिखता है, जो हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। नीचे मतलब महासागर बहता है इस तरीके से, और हमारा भारत कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर दिखेगा। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत तो आता है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से हम देखेंगे तो भारत आता है पूर्वी गोलार्ध में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में शामिल है या स्थित है। देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और अगर हम इस तरीके से अगर हम विभाजन कर दें देशांतर रेखा का और ये अक्षांशीय रेखा, तो हमारा भारत जो है कि प्यारा भारत जो है कि लगभग कुछ यहाँ पे स्थित है। तो अगर हम इस देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो ये एरिया तो हो गया पूर्वी यानी ईस्ट हो गया, और अगर हम अक्षांशीय स्तर के स्तर आधार पे देखेंगे तो ये जो ऊपर का स्थिति दिख रहा है ये नॉर्थ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, साथ ही साथ पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये भारत की स्थिति है दुनिया में। साथ ही देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पे भारत 7वें स्तर पे है, और इसमें पहले प्रश्न भी पूछे जाते थे कि उन सातों में से भारत के आगे पीछे कौन से देश होते हैं, यानी छठे और 8वें नंबर पे। तो देखिए रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है कि भारत का नंबर आता है 7वां। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो दूसरा नंबर आता है, क्योंकि चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। हम अगली जनगणना में हो सकता है चीन को भी पछाड़ दे, क्योंकि इतनी अधिक तेज़ी से जनसंख्या हमारे भारत की बढ़ रही है, जिससे जनसंख्या अधिक होने से संसाधनों पर दबाव हो रहा है, रोजगार की समस्या पैदा हो रही है, बहुत सारी और भी चैलेंजेस हो रहे हैं। देखते हैं 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगर आपको पता होना चाहिए कि 2020 से कैसे, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया है वो दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को एक में मिला दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्मित कर दिया गया है। आगे देखते हैं जो दो नए यूनियन टेरिटरी बने हैं वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। और भारत का जो क्षेत्रफल है, जो संख्या में आपको याद होना चाहिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना ध्यान दीजिएगा कि इतना वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो समस्त संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। यानी पूरी पृथ्वी पर जितना भी क्षेत्रफल है उसका भारत 2.4% कंज्यूम करता है। वहीं संपूर्ण जनसंख्या सो 7 अरब मतलब है 7 अरब जो जनसंख्या है उसमें लगभग 17.5% जनसंख्या की भागीदारी भारत की होती है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, मुख्य भूमि का विस्तार जो उत्तर से दक्षिण है वो तो आपका 3,214 किलोमीटर है, और जो पूरब से पश्चिम है वो है आपका 2,933। यानी उत्तर में आप लद्दाख से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखेंगे, पूरब में आप गुजरात के गौरा माता से लेके और अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक देखेंगे, तो यहाँ की जो दूरी है वो बताई गई है। तो उत्तर से दक्षिण कितनी हो गई 3,214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम कितनी हो गई 2,933
33 किलोमीटर। तो ये है आपकी कुछ बेसिक जानकारी। और आगे देखते हैं हम कि भारत के कुल क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और चीन को दे दिया है, साथ ही साथ 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो कि चीन ने कब्जा कर रखा है। तो इस तरीके से सभी के सभी क्षेत्रफल शामिल है, यानी कि इसमें जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आप कहते हैं जो पाकिस्तान ने कब्जा किया, अक्साई चीन वाला जो हिस्सा चीन ने कब्जा किया, इन सभी को हम शामिल करके चलते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें शामिल नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि भारत ने इस पर अपना दावा छोड़ दिया है। लेकिन भारत हमेशा अपने हिस्से को जोड़कर चलता है और अपने नक्शों में दिखाता है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जो गांवों की संख्या है 6,40,932 है। कितनी है दोस्तों? 6,40,932 है। ये आपके लेखपाल एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आरओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सभी में पूछे जाते हैं ऐसे फैक्ट भी। और आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके प्रश्न। अब हम देख लेते हैं प्रश्न। अब आप प्रश्न जब करोगे तो आपको बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। पहले तो पूछ क्या रहा है ये हमें देखना है। सही, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, हमने कैंसिल करेंगे क्योंकि अभी हमने बताया कि 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, बिल्कुल सही है। स्थल मंडल कहिए चाहे पृथ्वी कहिए, क्योंकि वायुमंडल और जलमंडल जो है कि सब इसी पे आता है। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। हम कह सकते हैं कि भारत हमारा थोड़ा बहुत शीतोष्ण में आता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है कि उष्ण कटिबंध में आता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ से कूट देख सकते हैं कि कौन कौन सा सही है। 1 और 2, 1 3, 2 और 3 और 2 और 4। तो देखिए 2 और 4 ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है 2.4, चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है 82 डिग्री 30 मिनट जो है कि भारतीय मानक समय है, जो आपके मिर्ज़ापुर के पास से जाती है। ये समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, मैंने कहा था कि कुछ हिस्सा शीतोष्ण में भी आता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा डी। और आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अब इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित जो है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो भारत की शुरुआत होती है यहाँ नीचे 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। वहीं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि कर्क रेखा उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में, यहाँ कहीं से जो है कि कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल जो है कि 2.4% है, जो 82 डिग्री 30 मिनट है वो भी हमारे भारतीय मानक समय निर्धारित करती है। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला प्रश्न देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान होता है? रिपीटेड प्रश्न है, 7वां स्थान होगा। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न हम देखें, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण जाति का 18% या संपूर्ण मानव जाति का 28%। अगर सही मायने में देखा जाए तो इसका उत्तर होना चाहिए था 17.5%, लेकिन यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम बी वाले ऑप्शन को इस करेक्ट कर लेंगे। और आगे देखते हैं हम, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? एमपी पीसीएस के प्री एग्जाम से पूछा गया है। 6 लाख नहीं 6 लाख अब यहाँ पे देखिए 6,40,932 6,40,932 है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जोड़ी मिलाने के लिए आया हुआ है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे जब तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, बिल्कुल सही बात है। ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है, जो केरल के सबसे दक्षिणतम कन्याकुमारी का बिंदु है। ये 8 डिग्री से शुरू होता है, लेकिन अगर हम जब अंडमान निकोबार को भी जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो जब आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट आएगा, और यहाँ तो है ही 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है, बिल्कुल सही बात है। जब हम यहाँ
गुजरात से शुरू करते हैं और अरुणाचल प्रदेश के बिंदु तक जाते हैं तो यहाँ 68 से शुरुआत होती है और यहाँ 97 पर ख़त्म होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, जी नहीं, 2016 के हिसाब से देखें तो भारत में राज्यों की संख्या 29 थी। तो क्या हो जाएगा, सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यह गलत है। सबसे पहले जो है कि सूर्य का उदय कहाँ होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो सबसे पहले सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है वो गुजरात से 2 घंटे कम से कम पहले है। तो यही इस पर डिबेट भी आया हुआ है कि अब भारत के 2 मानक समय बना देने चाहिए, जो एक भारत के मिर्ज़ापुर से जा रहा है और दूसरा आपके सिक्किम के आसपास से जाना चाहिए, जो अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट के लोग यूज करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका हम अक्षांशी विस्तार देख लेते हैं। क्या देखते हैं, अक्षांशी विस्तार। अभी हमने देखा एक सामान्य परिचय में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीज़ों को देखा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब हम अक्षांशी विस्तार। तो देखिए अक्षांशी विस्तार का मतलब क्या होता है कि जो इस तरीके से पृथ्वी के ग्लोब पे यानी कि जो लाइनें खिंची होती हैं इस तरीके से ग्लोब पर, और कुछ ऐसी लाइनें खिंची होती हैं इस तरीके से होती हैं। तो दोस्तों जो ऐसी लाइनें होती हैं वो तो होती हैं देशांतर, लेकिन जो ऐसे ऐसे लाइनें खिंची होती हैं इस तरीके की, उसे हम कहते हैं अक्षांशी विस्तार। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें तो इस तरीके से 0 डिग्री हो गई है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री तक हम आते हैं। कहाँ तक आते हैं हम, 90 डिग्री तक, जो ये वाला पॉइंट है। ऐसे ही फिर दक्षिण में हम जाते हैं। तो इस अक्षांशी विस्तार की बात कर रहा है। तो हमारा भारत जो है कहाँ से शुरू होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से, और कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री तक जाता है। तो देखते हैं हम इसको। देखिए भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम, कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। कहाँ पर खींची जाती है, विषुवत रेखा के समानांतर। देखिए ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, तो इसी की तरह ये भी एकदम सीधी ऊपर की ओर खींची जाएंगी और कुछ नीचे की ओर खींची जाएंगी इस तरीके से। तो इसको कहते हैं। आगे हम देखें, जो अक्षांशों को हम अंश, मिनट और सेकंडों में व्यक्त करते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहता है, भूमध्य रेखा। विषुवत वृत्त को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और मैंने पहले ही चैप्टर में परिचय देते हुए बताया था कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आइए यहाँ पे हम इमेज में देख लेते हैं पूरी तरीके से क्या कहती है इमेज। देखिए ये रही आपकी 0 डिग्री की लाइन, ये 0 डिग्री की लाइन है और इसके ऊपर जितने भी देश होंगे वो सारे के सारे उत्तरी गोलार्ध में होंगे और हमारा भारत भी कुछ यहीं एग्जिस्ट करता है। और इसके नीचे जितने भी देश होंगे ये सारे के सारे दक्षिणी गोलार्ध में कहलाएगा। लेकिन अब पॉइंट आएगा कि यहाँ पर ऐसे करके ये देशांतरी रेखा होती है, जो अगले फिगर में आप देख सकते हैं। अगले फिगर में हम देखें तो ये रहा, इस तरीके से भारत की ये तो हो गई अक्षांशी रेखा यानी कि पृथ्वी पर 0 डिग्री। लेकिन ये जो लाइनें हैं इस तरीके से ऐसे ऐसे यू तरीके से, तो अगर आप देखोगे तो भारत हमारा कहीं यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो जो भी इस लाइन के इधर होंगे देश उनको हम पूर्वी रेखाएं कहेंगे, पूर्वी देशांतर, और जो इस लाइन से पश्चिम में होंगे उनको हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो भारत की एक्चुअल लोकेशन क्या हो गई, ये हो गई हमारी भारत की एक्चुअल लोकेशन कि भारत उत्तरी अक्षांश में है इस तरफ और पूर्वी देशांतर में है इस तरफ। तो यही तो भारत हमारा प्यारा भारत यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाली चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रेखाएं होंगी। और इसी प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 179, क्योंकि 89 + 89 + 1। अब आइए इसको हम फिगर में देख लेते हैं। यह कह रहा है कि जब हम 0 डिग्री के ऊपर अगर हम जितनी भी लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से खींचेंगे तो हम लगभग 89 लाइनें खींचेंगे। और जब हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 89 और प्लस एक ये हो जाएगी क्योंकि ये वाली कौन सी रेखा, 0 डिग्री। तो टोटल जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा।
आगे देखते हैं, सॉरी 179 होगा यहाँ पे। उसी तरीके की दो समांतर रेखाओं अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, यानी 0 डिग्री फिर 1 डिग्री, जो ये एक दो रेखाएं हैं इनके बीच की ये जो दूरियां हैं वो लगभग 111 किलोमीटर है। कितनी है? 111 किलोमीटर। आगे देखते हैं, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं उन्हें प्रधान याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जो इस तरीके से होती है, जो यहाँ उत्तरी ध्रुव हो गया, यहाँ दक्षिणी ध्रुव हो गया, इनको मिलाती है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन से। और प्रधान याम्योत्तर रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर भी मानते हैं। किसको मानते हैं 0 डिग्री? इसको मानते हैं। ये कहाँ से गुजरती है? ये लंदन के ग्रीनविच टाइम से गुजरती है और इससे लगभग 5.5 घंटे आगे हमारा समय रहता है भारत का। अगर भारत में 12 बज रहा है, मतलब लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे, वो भी शाम के। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देख लेते हैं, हम इसी को और डिटेल से समझते हैं। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिमी उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, लेकिन ये देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। क्यों? अगर हम इस तरीके से देखेंगे कि ये रेखाएं कुछ इस तरीके से खींची जाती हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फिगर बना के। आप देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं तो समानांतर होती हैं पूरी पृथ्वी पर इस तरीके से, लेकिन आप पूरी पृथ्वी पर अगर आप उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो कुछ इस तरीके से आती है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो बिंदु टच हो रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पे टच हो रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे टच हो रहे हैं और यहाँ पे टच हो रहे हैं, इसलिए ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। इसीलिए इनको कहा गया है कि ये समानांतर नहीं होती हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि देशांतर रेखाएं समानांतर होती हैं? नहीं। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं? बिल्कुल, वो समानांतर होती हैं। इसी तरीके से देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पे जो 0 डिग्री वाली रेखा होती है यहाँ पर सबसे अधिक दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। अगला पॉइंट समझते हैं। भारत का पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में भारत हमारा बसा हुआ है। इसकी मुख्य भूमि की बात करेंगे केरल के कन्याकुमारी से तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और पश्चिम से पूर्व यानी गुजरात से अगर हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु होगा जिसको किबिथु कहते हैं, वहां तक के मध्य फैली हुई है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। यूँ कहें कि कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। इसीलिए भारत जो है कि उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में, यानी कि उष्ण कटिबंधी भी है और शीतोष्ण कटिबंधी भी हमारा भारत है। ध्यान देना है कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। अगर आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं तो यहाँ सूर्य नज़दीक होता है, इसीलिए यहाँ पर दिन ज़्यादा लंबे समय तक होता है, लेकिन इसकी किरणें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं 90 डिग्री के आसपास, इसलिए वहाँ पर दिन कम समय के लिए होता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। देखिए प्रश्न को हम करेंगे तो आप समझ जाएंगे और भी चीज़ों को अच्छे से। लिखा है कि भारत विस्तृत है, तो कहाँ से कहाँ तक हमें ये सही चेक करना। 37 डिग्री 17 मिनट, बिल्कुल नहीं। 37 डिग्री 17 मिनट आप यहीं पे क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। 37 डिग्री 17 मिनट बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं। हमने बताया था कि 37 डिग्री 6 मिनट है, जबकि ऑप्शन क्या दे रहा है आपको? 37 डिग्री 17 मिनट। और कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। आगे देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशी निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता होगा। अगर आप देख सकते हैं आईएएस प्री 2010 में ये मैपिंग का क्वेश्चन है कि अगर आप कुछ भारत की लोकेशन अगर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, आप मुझसे तो भारत नहीं बनता है ढंग से, अगर आप देख सकते हैं मैं एक रैंडम बना रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा सिक्किम पॉइंट है और यहाँ से अक्षांशी रेखा गुजर रही है, तो किस क्षेत्र से गुजर रही है? क्या राजस्थान का क्षेत्र होगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे हो गया, यहाँ पंजाब हो गया और यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया। तो सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि सिक्किम और राजस्थान लगभग एक ही अक्षांशी रेखा पर हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर, क्योंकि राजस्थान के पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए अब अगला जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा भारत और कर्क रेखा। तो दोस्तों आज हम 2 ही चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत एवं कर्क रेखा और उसके दूरस्थ बिंदु, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।